नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी परिवार के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने आप सभी को पिछले वीडियो के माध्यम से एनटीपीसी की सीरीज़ को लेकर एक इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें हमने बताया था कि बहुत जल्द आपकी जो सीरीज़ है साइंस को लेकर एक सीरीज़ है स्टार्ट होने वाली जिसमें हम लोग जो है दृष्टि की एक साइंस की बुक आती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसकी हम लोग संपूर्ण व्याख्या करेंगे। यह बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसमें 6 से 12 तक लेकर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको हम लोग जो है इस सीरीज़ के माध्यम से बारी-बारी से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? कौन ऐसा है जो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वाहारी कहते किसे हैं। तो सर्वाहारी वे जंतु होते हैं ऐसे जंतु जो शाकाहारी जिनमें शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उनको जो है क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि शाकाहारी, ऑप्शन बी कह रहा है मांसाहारी, ऑप्शन सी कह रहा है जिनमें ए तथा बी दोनों के गुण विद्यमान हो, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया कि सर्वाहारी वे होते हैं जिनमें शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें ए तथा बी दोनों के गुण विद्यमान होंगे, वो हमारा हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, अब बात करते हैं कि शाकाहारी किन्हें कहते हैं। तो शाकाहारी वे जो है जंतु होते हैं, शाकाहारी वो जंतु होते हैं जो साग सब्जी या पेड़ पौधों या पादपों को खाते हैं, ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। वहीं मांसाहारी की बात करें हम लोग तो ऐसे जीव जो मांस मच्छी आदि का भक्षण करते हैं, आदि को खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपका सर्वाहारी के हिसाब से आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती हैं। मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों से मकरंद इकट्ठा करके क्या करती हैं, इसको भंडारित करती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी कह रहा है मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन सी कह रहा है इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन ए हमारा जो कह रहा है फूल और उनका मकरंद जो है वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन जो सी ए है वो एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जो फूल होते हैं और इनके जो मकरंद होते हैं वो वर्ष का एक एक निश्चित टाइम होता है, एक जो है निश्चित समय होता है जिसमें केवल जो है ये उपलब्ध होते हैं। तो इस समय जो है ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों के मकरंद से रस को निकालती हैं और वो जो है अपने पास उसको भंडारित कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जो ऑप्शन ए है फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। सबसे पहला कथन कह रहा है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे और जंतु जो है वो भोजन के मुख्य स्रोत हैं, तो ये एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा पॉइंट दिया गया है सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प तथा पत्तियों को खाया जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट दे रखा है सभी पौधों की जड़, तो सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को नहीं खाया जाता है। कुछ पौधे होते हैं जिनको जो है खाया जाता है, सभी पौधों को नहीं खाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस हिसाब से जो हमारा बी वाला पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, और जो ए वाला पॉइंट है ये सही हो जाएगा। पौधे और जंतु जो है भोजन के मुख्य स्रोत हैं, ये तो सही हो जाएगा। अब थर्ड वाला कह रहा है कि कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे सरसों का पौधा हो गया, जिसमें पत्तियां भी खाई जाते हैं और उसके बीज को भी खाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि कौवा मांसाहारी होता है। तो कौवा मांसाहारी ना होकर ये होता है कैसा, सर्वाहारी जो है प्राणी होता है। कौवा जो है ये सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी पक्षी होता है, और ये मांसाहारी नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप देखो क्वेश्चन आगे दिया गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सत्य नहीं है,
पहला हमारा सत्य था कि पहला कौन सा था कि पौधे और जंतु जो है भोजन के मुख्य स्रोत हैं, तो ये एकदम सही है। इसके बाद दूसरा हमारा दिया गया था सभी पौधों की जड़ जो है तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, तो सभी पौधे जो है इनके जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को नहीं खाया जाता सकता है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो दूसरा हमारा गलत हमको बताना है, दूसरा गलत हो जाएगा। और एक फोर्थ नंबर है जो कौवा मांसाहारी होता है, तो ये हमारा कौवा मांसाहारी नहीं होता है, कैसा होता है, सर्वाहारी होता है। तो ये फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ जो है हमारा गलत हो जाएगा। इस हिसाब से सेकेंड और फोर्थ जो है ऑप्शन डी में दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से डी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अब सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और सही उत्तर का जवाब देना है हम लोगों को। तो आइए मिलान करते हैं। शेर एवं बाघ, पहला ए पॉइंट दे रखा है शेर और बाघ, तो शेर और बाघ कैसे होते हैं, शेर और बाघ जो है ये हमारे दूसरे जंतुओं को खाते हैं, क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो ए वाला जो है ये इसके साथ जो है थर्ड वाले के साथ चला जाएगा। दूसरा हो जाएगा शाकाहारी, शाकाहारी क्या होते हैं, पादप और पादप उत्पाद को, जो पादप और पादप उत्पाद को खाते हैं वो हो जाएंगे कैसे, शाकाहारी हो जाएंगे हमारे। अब इसके आगे दे रखा है पालक और फूल गोभी, पालक और फूल गोभी क्या हैं, तो ये सब्जियां हैं हमारी, पालक और फूल गोभी जो है ये सब्जियां हैं। इसके बाद दे रखा है कि दूध, पनीर, घी तथा दही, ये सब हमारे कैसे हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 3, 4 और 1 और 2 वाला, इसका 3, 4, 1 और 2 वाला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो 3, 4, 2 और 1 वाला हमारा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 3, 4, 1 और 2 वाला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है बी वाला, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दे रखा है 3, 4, 1 और 2, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर आ गया है, सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड चैप्टर है भोजन के घटक, तो भोजन के घटक जो है इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं, ऐसे कौन कौन से हैं जो भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं। पॉइंट ए कह रहा है खनिज लवण, पॉइंट बी कह रहा है विटामिन, पॉइंट सी कह रहा है आहारी रेशे। पहला दे रखा है खनिज लवण, दूसरा दे रखा है विटामिन, तीसरा दे रखा है आहारी रेशे। तो कौन कौन से जो है पोषक तत्व हैं, भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं, ये बताना है। तो खनिज लवण आते हैं हमारे, विटामिन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आती है, प्रोटीन आती है, फैट आती है, ये सारे जो है हमारे किस में आते हैं, पोषक तत्वों में आते हैं। बट जो हमारा आहारी रेशा, इसके अलावा आहारी रेशे भी, हमारे भोजन में आहारी रेशे भी होते हैं, जल भी उपलब्ध होता है, लेकिन जो रुक्षांश होते हैं, आहारी रेशे होते हैं, ये हमारे किस में नहीं आते हैं, उसमें जो है पोषक तत्वों में नहीं आते हैं। तो इसका बताना क्या है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर में हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा हमारा जो है इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो पहला दूसरा किस में दे रखा है, पहला दूसरा दे रखा है ऑप्शन बी में, तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व जो होते हैं उनमें उनसे रिलेटेड कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर हमको क्या करना है, विचार करना है, इसके बारे में हम लोग बताना है हम लोगों को। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये एकदम सही हो जाएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं ये हमारी शरीर की वृद्धि करते हैं और रक्षा करते हैं हमारी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसके आगे तीसरा पॉइंट दे रखा है कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की जो है रोगों से रक्षा करते हैं, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो तीनों पॉइंट है, 1, 2, 3 तीनों पॉइंट जो है ये सही हो जाएंगे। इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 सही है। तो हम लोगों ने देखा तीनों पॉइंट पढ़े, तो तीनों उस हिसाब से तीनों जो है वो सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है हमारा है 1, 2 और 3, ये तीनों सही हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, इन पर हमको विचार करना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमीनो एसिड, दूसरा कह रहा है कि मंड, स्टार्च बोला जाता है इसको, तीसरा पॉइंट कह रहा है शर्करा। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को विचार करना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार नहीं है ये हम लोगों को बताना है, ठीक।
तो कार्बोहाइड्रेट में कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है एक और दो, ऑप्शन सी कह रहा है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी कह रहा है एक और तीन, एक दो और तीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे उसमें मंड और स्टार्च जो है, मंड और स्टार्च या और शर्करा जो है ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, लेकिन अमीनो एसिड जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, बल्कि अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो अमीनो एसिड प्रोटीन होते हैं। चैन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड की जो चैन होती है उसको प्रोटीन बोला जाता है। तो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल, ना कि जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो इस हिसाब से हमारा जो नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है ये बताना है हम लोगों को। तो कौन सा पहला जो है अमीनो एसिड ये कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रकार नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो एक है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। केवल एक जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बाकी जो दो दिए हैं मंड और शर्करा ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा जो है, फैट जो होती है हमारी, ये भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वसा जो है इसमें कथन दिए गए हैं इससे संबंधित, और इन पर हम सभी को क्या करना है? विचार करना है, बताना है इनके बारे में। ऑप्शन जो पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट ए दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? पॉइंट ए कह रहा है कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। हमारा जो भोजन होता है उसमें जब वसा फैट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो क्या होता है? वो मोटापे का, हमारे शरीर में जो मोटापा आने लगता है उसका कारण जो क्या होता है? फैट होती है। तो ऑप्शन पॉइंट ए जो है ये एकदम सही हो जाएगा, पॉइंट वन जो है एकदम सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। वसा की तुलना में, मतलब ये पॉइंट कह रहा है कि वसा से हमें कम ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि होता इसका जस्ट उल्टा है कि वसा से हमको ऊर्जा जो है वो अत्यधिक मात्रा में मिलती है, बल्कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उससे जो है वसा की तुलना में हमको कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल एक और दो सही है, ऑप्शन सी कह रहा है दो और तीन सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कि एक, दो और तीन तीनों सही हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो वसा है वो उसकी ऑप्शन थर्ड वाला जो था हमारा गलत था। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बल्कि जो हमारा वसा है उससे अधिक ऊर्जा मिलती है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा ऑप्शन थ्री वाला तो गलत हो जाएगा, तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा, बाकी दो सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा हमारा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि पोषक तत्वों के अलावा भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनके अलावा जल भी भोजन में होता है, वो भी क्या होता है? एक भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, कथन दिए गए हैं, इन पर हम लोगों को क्या करना है? विचार करना है। कथन एक जो है कह रहा है कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है। कुछ सीमा तक मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर के जो आवश्यक जल की पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उससे होती है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें उपस्थित जो जल होता है उसकी माध्यम से जो है हमारे जल की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ये भी पॉइंट सही है, हमारा पहला पॉइंट भी सही है कि जो खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल होता है वो हमारे जो बॉडी होती है, हमारा शरीर है, उसमें जल की आवश्यकता को है पूर्ण करता है। तो आप पॉइंट दो कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। पोषक तत्वों को अवशोषित करने में तो जल मदद करता ही है, साथ में मूत्र या पसीना हमारा जो निकलता है उसके माध्यम से जो हमारे बॉडी में, शरीर में हमारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको भी ये बाहर निकालता है। तो ये भी आप जो है पॉइंट दो भी हमारा सही हो जाएगा। बताना क्या है? कथन में सही का चयन करना है। तो सही कौन से हो जाएंगे? अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन पॉइंट एक और दो दोनों सही हैं, तो इसका मतलब जिसमें पॉइंट एक और दो दोनों सही होंगे वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है हमारा, जिसमें दे रखा है एक और दो दोनों सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है हमको। तो आइए देखते हैं सूची 1 में क्या दे रखा है। सूची 1 में दे रखा है ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। और उधर सूची 2 में दे रखा है बेरी, रिकेट्स, दृष्टिहीनता और स्कर्वी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसके कारण कौन सी कमी होती है, किस विटामिन के कारण कौन सी कमी होती है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो आइए देखते हैं। विटामिन ए पहला दे रखा है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है हमारा दृष्टिहीनता, इसको रतौंधी भी बोला जाता है, ठीक है, दृष्टिहीनता। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसके बाद दे रखा है विटामिन सी से क्या होता है, तो विटामिन सी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी दे रखा है, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। तो ए से होता है दृष्टिहीनता, इसको रतौंधी भी बोला जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से जो है हम आँखें जो है वो बंद हो जाती हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं दिखाई देता है। इसके बाद B1 हमारा दे रखा है, B1 की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसके कारण जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और साथ ही साथ ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिससे हम लोगों को क्या होता है, कमजोरी, वीकनेस महसूस होती है, ठीक है। इसके बाद दिया है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, कभी कभी क्या होता है इसमें जो है मसूड़ों से ब्लड वगैरह, खून वगैरह निकलने लगता है। और विटामिन सी जो है हमारा घाव भरने के काम भी आता है। विटामिन सी घाव भरने के काम आता है और ये गर्म करने पर बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी इसको गर्म किया जाता है जब, तो ये विटामिन सी जो है बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके बाद विटामिन डी दे रखा है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो हड्डियां होती है वो मुलायम हो जाती हैं, एकदम मुलायम हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, ये मुड़ने लगती हैं और ये टूटने की स्थिति में आ जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का दृष्टिहीनता मतलब 3, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनेगा 3, 1 और 4, 2। 3, 1, 4, 2 वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 3, 1, 4 और 2 किस में दे रखा है। ऑप्शन देखते हैं 3, 1, 4 और 2। तो 3, 1, 4 और 2 हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। 3, 1, 4, 2 ये एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का जो है हमको चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन। हम लोग ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, तो ये एकदम सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विटामिन B1 घाव भरने में सहायक है। विटामिन B1 जो है घाव भरने में सहायक है, तो विटामिन जो B1 है वो घाव भरने में सहायक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो बी है ये हमारा गलत हो जाएगा। घाव भरने, अब आते हैं घाव भरने में सहायक कौन सा होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो हमारा विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चर्चा करी थी कि विटामिन सी जो है हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनसे लड़ने में सहायक होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है, तो ये ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से असत्य पूछ रहा था, तो असत्य के हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें युग्म दिए हैं, अब इन पर विचार करना है हम लोगों को, कौन सा युग्म कौन सा सही है ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले खनिज दिए हैं और अभावजन्य रोग, मतलब कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं। तो कैल्शियम जो है वो किसकी कमी से क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से तो अस्थि क्षय हो जाती है, ये एकदम सही है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, अस्थि क्षय, मतलब हड्डियां जो है वो क्या होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरा दे रखा है आयोडीन की कमी से घेघा रोग, तो ये भी एकदम सही है। आयोडीन जो है इसकी कमी से क्या होता है, घेघा रोग होने लगता है। तीसरा दिया है लौह की कमी से दंत क्षय, तो दंत क्षय लौह की कमी से नहीं, लोहे की कमी से जो होता है वो एनीमिया होता है, जिसे अरक्तता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कारण जो होती है क्या होता है,
इसमें जो हमारा एनीमिया के कारण क्या होता है, हमको कमजोरी फील होने लगती है, कमजोरी का अनुभव लगने लगता है। तो ये जो है दंत क्षय तीसरा वाला ये गलत हो जाएगा। बाकी जो कैल्शियम है अस्थि क्षय ये भी सही है। आयोडीन से घिंगा गॉइटर ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 और 2 जिसमें दे रखे होंगे वो एकदम सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा बन रहा है, जिसमें केवल 1 और 2 दे रखा है, वो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कारण से होती है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कारण से होती है। तो शरीर की वृद्धि में प्रोटीन और खनिज लवण जो है वो सहायक होते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा करी थी कि प्रोटीन और खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है उसमें सहायक होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी में हमारा प्रोटीन दे रखा है कि प्रोटीन की कमी से क्या होगी, हमारी जो वृद्धि होगी वो धीमी हो जाएगी। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर की वृद्धि जो है वो धीरे धीरे होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा समय तक अनुपस्थित रहते हैं, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक किसी भी मनुष्य को की बॉडी को नहीं मिल पाते हैं तो क्या होती है, उनकी जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है, या कभी कभी कह सकते हैं कि वृद्धि एकदम रुक जाती है, जिससे जो उनका जो विकास है वो भी रुक जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसकी कमी से वृद्धि धीमी हो जाती है, वृद्धि जो है रुक जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से जो है वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चैप्टर 3 आ गया। अब हमारा चैप्टर 3 है तंतु से वस्त्र तक। तंतु मतलब होता है धागा, धागा भी इसको बोला जाता है तंतु। ठीक है, तो तंतु से लेकर वस्त्र तक के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बना होता है। धागा जो होता है पतले तंतुओं से मिलकर बना होता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है, नहीं वाला कथन हमको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रुई और जूट जैसे तंतु जो है पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो हमारा कह रहा है कि रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये एकदम सही हो जाएगा। रुई और जूट जो है ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है जूट नारियल का जो है बाहरी आवरण होता है। तो जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है, तो यही ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो ये गलत है। जूट किसका जो होता है, जूट जो है हमारा पटसन का जो है आवरण होता है। पटसन जो होता है उससे जूट के रेशे निकाले जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से जो है कोकून से खींचा जाता है, तो ये भी सही है। रेशम का जो तंतु होता है रेशम कीट के कोकून से बनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऊन और रेशम जो है ये जंतुओं से ही प्राप्त किए जाते हैं, तो सही नहीं पूछ रहा था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि जूट जो है वो नारियल से नहीं बल्कि पटसन से प्राप्त किया जाता है। और पटसन को अलग अलग भाषा में पाट या पटुआ भी बोला जाता है। और पटसन जो है हमारा एक प्रकार का द्विबीजपत्री पौधा है। कैसा है, द्विबीजपत्री पौधा है। और रेशम जो है इसकी बात करें तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर ऊन की हम लोग बात करें तो ऊन जो है हमारा भेड़, बकरी, खरगोश या ऊंट आदि के बालों से जो है ये हमारा क्या प्राप्त किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। जो जूट है वो पटसन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो पॉइंट्स दिए हैं इन पर विचार करना है। अब पहला कह रहा है कि फ्लैक्स, दूसरा कह रहा है पॉलिस्टर, तीसरा पॉइंट कह रहा है नायलॉन, फोर्थ पॉइंट कह रहा है एक्राइलिक, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि रेशम। तो इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। ऐसे कौन से हैं जो संश्लिष्ट मतलब बनाए जाते हैं, उनको जो है किनको बनाया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, ऐसे जो है हमको बताने हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो बनाए जाते हैं। तो फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स को जूट बोला जाता है। फ्लैक्स को जूट बोला जाता है तो जूट तो बनाया नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा। एक जूट नहीं बनाया जाता है। दूसरा हो जाएगा हमारा रेशम, रेशम भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि रेशम कीट से प्राप्त होता है।
दूसरा है हमारा पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर एक जो है कैसा है, संश्लेषित रेशा है। वहीं नायलॉन भी एक संश्लेषित रेशा है, और एक्राइलिक ये भी एक संश्लेषित रेशा है। तो हमारा 2, 3 और 4 ये संश्लेषित रेशे हैं, ना कि जो है प्राकृतिक रेशे। वहीं फ्लेक्स की बात करें तो फ्लेक्स और रेशम ये हो जाएंगे प्राकृतिक, जबकि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक जो हैं ये कैसे हो जाएंगे, संश्लेषित तंतु हो जाएंगे। तो 2, 3 और 4 वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में हमारा 2 और 3, 2, 3 और 4 दे रखा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। भारत में जो जूट की खेती है प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। आप पहला पॉइंट कह रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि केरल, तीसरा कह रहा है बिहार, चौथा कह रहा है असम। तो कहाँ कहाँ जो है जूट की खेती होती है इसके बारे में बताना है। हमारा जो भारत देश है, हमारे देश में जो जूट है, पटसन है, इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है। तो मुख्य रूप से हमारे भारत में जो पटसन है इसकी खेती होती है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के जो क्षेत्र होते हैं इनमें मुख्य रूप से पटसन या जूट की खेती की जाती है, जबकि केरल में जो है इसमें जूट की खेती नहीं होती है। तो ऑप्शन जिसमें 1, 3 और 4 दे रखे होंगे वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा दे रखा है जिसमें 1, 3 और 4 दिए गए हैं। तो ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है कि पटसन जूट पादप जो है, पटसन को जूट कहा जाता है, पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो ये एकदम सही हो जाएगा। पुष्पन की जब अवस्था होती है तब इसको जूट को काटा जाता है, पटसन को काटा जाता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है। पटसन से जूट प्राप्त किया जाता है जब, तो उससे पहले कुछ दिनों तक इसको जल में डुबो कर रखा जाता है, जिससे जो क्या होता है जूट आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा दूसरा पॉइंट भी सही हो जाएगा। इसके आगे तीसरा पॉइंट दे रखा है कि रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया जो है वो कताई कहलाती है। तो रेशे जो है, रेशे से तागा जो बनाया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो कताई कहा जाता है। तो इसके तीनों पॉइंट जो है वो सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब जिसमें 1, 2 और 3 तीनों दे रखा होगा तो वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा दे रखा है जिसमें ऑप्शन डी में 1, 2, 3 और तीनों दे रखे हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा आप सभी को तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।